हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानने के लिए हमारे पास उस तरह के स्रोत नहीं मिलते हैं, एक तरह से पृथक स्रोत नहीं मिलते हैं, या एक कोई पृथक एक ग्रंथ नहीं मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की इंडिका की तरह, जिसके आधार पर हम गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जान सकें। लेकिन फिर भी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को जानने के लिए जो गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, उसमें जो उत्कीर्ण जो अधिकारी हैं, अभिलेखों में जो अधिकारियों और उनके पदों का जो नाम मिलता है, उसके आधार पर गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के जो संगठन का आधार क्या था, ये भी निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि एक विचार यह है कि गुप्त शासकों ने मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरणा प्राप्त की, वहीं एक विचार यह है कि उन्होंने कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण किया। हम इतना कह सकते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कोई मौलिक नहीं थी, अपितु जो पूर्व के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करके उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का है वो गठन किया। तो गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उनका उन गुप्त शासकों का है वो नवाचार है, वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया, उसका उद्देश्य है वो मौर्यकालीन शासकों की भांति जनता का कल्याण करना था। और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, इसकी पुष्टि है वो गुप्तकाल के अंदर आए जो चीनी यात्री है, वो फाहियान के विवरण से भी मिलता है, क्योंकि फाहियान लिखता है कि भारत के लोग हैं वो सुखी और समृद्ध थे और किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ती थी। वे न्यायालय के बंधन से मुक्त थे। जो राजकीय भूमि जोतते थे उन्हें उपज का अल्प भाग कर के रूप में देना पड़ता था। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी। कठोर दंड और मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। राजद्रोह और सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। और फाहियान ये भी कहता है कि गुप्तकाल में चोरी डकैती का भय नहीं था। तो फाहियान के विवरण से ये परिपुष्ट होता है कि गुप्तकाल के अंदर है वो प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुशल थी, और फाहियान है वो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से वो प्रभावित था। फाहियान के अतिरिक्त है हम जो 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 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसका जो अध्ययन करते हैं, तो रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। तो उसके अनुसार भी गुप्तकाल के अंदर है वो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुशल थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुशल थी, क्योंकि मौर्यों के बाद में है जो विदेशी आक्रमण है जो हो रहे थे, इंडो ग्रीक है, जो आपका जो शक वगैरह है, जो उन आक्रमणों को शांत करके है, वो गुप्त शासकों ने एक निश्चित योजना के अनुसार एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसकी जो प्रजा है वो सुखी और समृद्ध रह सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप था वो लोक कल्याणकारी था। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ तक जो राजा की स्टेटस का प्रश्न है, वो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार गुप्तकालीन जो शासक हैं वो भी देवी उत्पत्ति के अंदर विश्वास करते थे।
नारद स्मृति के गुप्तकालीन जो स्मृति है जिसमें नारद स्मृति है उसमें तो राजा को विष्णु का एक अभिन्न अंग माना गया है और कात्यायन में राजा को इंद्र के समान घोषित किया गया है। गुप्तकालीन अभिलेखों से भी ये जाहिर होता है कि गुप्त काल के अंदर राजा को देवता का प्रतिनिधि या स्वयं देवता माना गया है और गुप्तकालीन जो सम्राट है वो परम देवत की उपाधि धारण करते थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देव कहा गया है और प्रयाग प्रशस्ति में तो एक तरह से समुद्रगुप्त को अचिंत पुरुष अर्थात विष्णु कहा गया है और समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज से की गई है। और दूसरे जो अभिलेख मिलते हैं उसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को है वो अप्रतिरथ अर्थात विष्णु कहा गया है। तो अवतारवादी परंपरा में समुद्रगुप्त को सज्जनों के उदय और दुर्जनों के विनाश का कारण है वो बताया गया है। तो गुप्तकालीन अभिलेखों से ये पुष्टि होती है या गुप्तकालीन अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि जो सम्राट था उसमें देवत्व का आरोपण है वो कर दिया गया था और गुप्तकालीन शासक परम देवत है, महाराजाधिराज है, एक राज है, परमेश्वर है, चक्रवर्तीन है आदि उपाधि स्वीकार करते थे और गुप्तकाल में राजा को देवतुल्य अतः पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता था। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुप्तकालीन जो राजा है उसके लिए है वो अभिलेखों के अंदर है उस राजा का जो कार्य बताया गया है कि वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन कराएगा और राजा गलत करे या सही करे प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कात्यायन जो है वो राजा के 3 कार्यों का उल्लेख करता है कि जन रक्षा है, कष्टों को दूर करना है, ब्राह्मणों का आदर करना है और एक तरह से राजा के लिए बताया गया है कि राजा विहीन अवस्था है वो अराजकता का पर्याय होती है। और ये भी माना गया है कि आवश्यक गुणों वाला राजा प्रजा को संरक्षण और सुविधा प्रदान करके है राज्य को समृद्ध बनाने के अंदर वो समर्थ होता है। तो इस तरह से राजा का गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत है वो राजा का महत्वपूर्ण स्थान है वो माना गया है। तो गुप्तकालीन प्रशासन में राजा का महत्वपूर्ण स्थान था और राजा की जो सहायता के लिए है वो एक मंत्री परिषद है वो होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य, सचिव और मंत्री कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति है वो राजा करता था और इस पद के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता था जो एक स्मृतिवान हो, सत्यवादी हो, अभिजात कुली हो, मधुर स्वभाव वाला हो, उदार हो, विद्वान हो। मंत्रियों के पद वैसे पैतृक होते थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा वो बाध्य नहीं था, किंतु जो राजा है वो मंत्रिपरिषद के जो परामर्श के आधार पर ही है वो प्राय है वो कार्य करता था। तो गुप्तकालीन जो एक तरह से जो मंत्रिमंडल है उसमें राजा की सहायता के लिए है विभिन्न मंत्रियों का उल्लेख है वो हमें मिलता है जिनको सचिव अमात्य कहा जाता था। जैसे गुप्त अभिलेखों में हरिसेन है, वीरसेन है, शिखर स्वामी है, पृथ्वीसेन है आदि मंत्रियों के नाम हमें मिलते हैं। तो इन मंत्रियों के संदर्भ में है वो 2 बातें महत्वपूर्ण थी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये मंत्री जो गुप्तकाल के अंदर जो एक मंत्री वो कई पदों का भार उसको सौंपा जाता था, 1 से अधिक पदों पर है वो मंत्री वो कार्य करता था। और जैसे कि महामात्य हरिसेन है वो संधि विग्रह भी था। दूसरी ओर मंत्री का पद वंशानुगत हो गया था। तो एक तरह से सामंत प्रथा एक तरह से प्रारंभ हो गई थी, वंशानुगत हो गया था। और जैसे उदयगिरी की ग्वालेख में मिलता है कि सचिव पद परंपरागत था और वाकाटक राज्यों में एक परिवार के कई पीढ़ियों तक मंत्री बने रहते थे। तो मंत्रियों की नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पर की जाती थी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था संधि विग्रह वीरसेन था वो एक निपुण कवि, व्याकरण और न्याय और राजनीति का पंडित था। और इसी प्रकार समुद्रगुप्त का जो संधि विग्रह हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की वो भी एक निपुण कवि था। तो इस तरह से विभिन्न मंत्रियां जिसमें समुद्रगुप्त का मंत्री हरिसेन है, चंद्रगुप्त सेकंड का जो मंत्री है वो वीरसेन है या शिखर स्वामी है और जो कुमारगुप्त का मंत्री है पृथ्वीसेन है आदि मंत्रियों का उल्लेख है वो हमें मिलता है। और मंत्री का पद एक तो परंपरागत हो गया था और दूसरा हम ये कहते हैं कि 1 से अधिक पदों पर है वो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी।
जहाँ तक हम सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो गुप्त काल के अंदर है सैन्य व्यवस्था या सैन्य शक्ति के आधार पर एक विशाल जो 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 साम्राज्य की स्थापना है वो गुप्त शासकों ने की थी। और जो राजा है वो सेना का वो सर्वोच्च अधिकारी होता था और वो युद्ध में सेनापति के रूप में सेना का संचालन और नेतृत्व करता था। राजा के अधिक वृद्ध हो जाने पर युवराज है वो सेना का संचालन करता था। राजा के पश्चात है वो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सेनापति होता था, जिसे महादंडनायक कहते थे। तो सेना का जो अध्यक्ष होता था राजा के पश्चात वो महादंडनायक कहते थे। महादंडनायक के अतिरिक्त है वो अनेक उपसेनापति होते थे। सेना की टुकड़ी को चमू कहते थे और सेना के और गुप्तकाल में सेना के 4 अंग थे, जिसमें पदाति है या जिसको हस्ती सेना है, अश्व सेना, रथ सेना और पदाति सेना कहते थे। लेकिन गुप्तकाल की एक परिवर्तन यह आया कि गुप्तकाल में रथ सेना का जो विशेष महत्व है वो नहीं रह गया था। इसके स्थान पर घुड़सवार सेना का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। रथ सेना का महत्व है गुप्तकाल में वो समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से क्या है कि गुप्तकालीन सेना की एक विशेषता ये थी कि अश्व सेना में अश्वरोधी धनुर्धरों का होना था। गुप्तकाल में एक तरह से क्या है कि जो 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 सैन्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत राजा के नीचे जो सेनापति होता था उसको महाबलाधिकृत भी कहा जाता था और उसके नीचे बलाधिकृत होता था। और जैसे कि मैंने बताया कि जो सैनिक अधिकारियों में गज सेना के जो प्रधानाध्यक्ष को महापिलुपति कहते थे। तो इस तरह से गुप्तकाल के अंदर है वो सैन्य व्यवस्था थी। और देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है वो दंडपाशिक कहलाता था और दंडपाशिक का जिसको आधुनिक पुलिस अधीक्षक हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं गुप्तकाल में है पुलिस विभाग अत्यंत सक्षम थी। फायान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते थे, चोरी डकैती का भय नहीं था। फायान ने 100 हज़ारों मील की यात्रा की किंतु उसे कहीं चोरी डकैती का सामना नहीं करना पड़ा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि गुप्तकाल के अंदर वो पुलिस विभाग है वो काफ़ी सक्षम था, ये समृद्ध था। तो एक तरह से क्या है कि गुप्तकाल के अंदर जो दंड प्रक्रिया है जो 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 से संबंधित जो कर्मचारी थे उसको चाट भाटा वो कहते थे। और पहरेदार स्त्रियों की संज्ञा थी रक्षी कहा जाता था पहरेदार स्त्रियों को है। और अभिलेखों से ये भी ज्ञात होता है कि इस समय चोरी का भय नहीं था। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तों के समय पुलिस और कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। जहाँ तक गुप्तकालीन जो हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो गुप्तकाल के अंदर है वो साम्राज्य विशाल था और राजा राजधानी में रहते हुए राजा का राजधानी में रहते हुए संभव नहीं था कि वो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर सके। इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए है वो गुप्त शासकों ने गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। और ये जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का जो प्रशासक है वो एक तरह से जो प्रांत का प्रशासक है वो उपरिक या गुप्ता कहलाता था। तो एक तरह से भुक्ति देश या भोग कहा जाता था। तो गुप्तकाल के अंदर है जो महत्वपूर्ण भुक्ति थे जैसे मगध है, वर्धमान है, पुंड्यवर्धन है, तीर भुक्ति है, पूर्वी मालवा है आदि के अंदर है वो महत्वपूर्ण जो भुक्ति है उनका उल्लेख है वो हमें मिलता है। और जो प्रत्येक भुक्ति है जो 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 प्रत्येक भुक्ति होता था वो एक प्रकार से है जो आगे है वो उनको विषय के अंदर विभाजित किया जाता था। तो प्रांत है वो विषय में विभाजित थे और जो जो विषय का जो प्रमुख है वो विषयपति कहलाता था। और विषय है वो बात के अंदर है वो एक तरह से हम कहें कि अनेक नगर होते थे एक विषय के अंदर है और नगर का अधिकारी या नगरपति कहलाता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी जो आधुनिक नगर पालिका के समान होती थी। और प्रशासन की न्यूनतम इकाई है वो गांव थी और गांव के अंदर है वो नगर है वो अनेक गाँवों के अंदर विभाजित था। ग्राम का वो जो मुख्य है वो ग्रामिक है या मेहतर कहलाता था। और एक तरह से क्या है कि ग्रामीण की सहायता के लिए एक समिति होती थी जिसको ग्राम सभा कहते थे। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण करना,
सार्वजनिक हित में कार्य करना और कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। तो इस तरह से गुप्त काल के अंदर है वो एक प्रकार से है वो प्रांतीय व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था और हम कहें कि जो जो ग्रामीण व्यवस्था थी, गांव का प्रशासन है, उसकी व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है। तो गुप्त काल के अंदर जहाँ तक हम जो न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि नारद स्मृति के अंदर 4 प्रकार के न्यायालय है, उनका हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन न्याय व्यवस्था के अंदर हम ये कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था है वो विकसित अवस्था के अंदर थी। राज्य के न्यायालय न्याय के नगर के प्रमुख केंद्र थे और नगर न्यायालय को है वो अधिकरण मंडप कहा जाता था। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक तरह से क्या है कि जो एक प्रकार से जो हम कहें कि जो स्वच्छ जो न्यायाधीश होता था वो राजा को माना जाता था। और एक तरह से यहाँ जो गुप्त काल के अंदर जो हम ये कहें कि न्याय व्यवस्था है वो गुप्त काल में वो अधिक विकसित थी। और इस काल के अंदर क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो विधि ग्रंथ है वो संकलित किए गए थे और गुप्त काल में पहली बार हम देखते हैं कि यहाँ दीवानी और फौजदारी जो कानून है उनको भली भांति परिभाषित और पृथक्कत किया गया था। चोरी व व्यभिचार और फौजदारी कानून में लाए गए थे। संपत्ति संबंधित विवाद है वो दीवानी कानून के अंतर्गत लाए गए थे। उत्तराधिकार के विषय में भी विस्तृत नियम है वो गुप्त काल के अंदर बनाए गए और इन बहुत सारे नियमों का जो आधार है वो वर्ण भेद रहा। नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य था। राजा ब्राह्मणों और पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। लेकिन गुप्त काल में हम देखते हैं कि शिल्पी, वणिक और जो श्रेणियाँ हैं उनके अपने नियम होते थे और वो गुप्त काल के अंदर श्रेणियाँ हैं वो अपना अच्छा कार्य है वो करती थी। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर जब हम जो आय के विभिन्न साधनों की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर आय का जो प्रमुख स्रोत था भूमिकर था। और क्योंकि यहाँ पर सामंत प्रथा है वो थोड़ी विकसित अवस्था में हमें दिखाई देती है। हालांकि सामंत प्रथा का प्रारंभ है वो उत्तर मौर्य काल में हो जाता है, लेकिन सामंत प्रथा का विस्तार हमें दिखाई देता है। इसलिए भूमिकरों की संख्या बढ़ जाती है और वाणिज्य करों की संख्या है वो इस समय गुप्त काल में घट जाती है। और इसमें जो राज्य उपज का चौथे से छठे भाग है वो भूमिकर के रूप में लेता था। और इसके अलावा जो सेना गांव से गुजरती थी तो स्थानीय प्रजा है उसका दायित्व था कि वो उसके खाने पिलाने की व्यवस्था करे। और इसके अलावा है वो गुप्तकालीन जो 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 प्रशासनिक व्यवस्था उसके अंदर आय का प्रमुख स्रोत है वो वृष्टि भी था अर्थात बेगार भी था। तो जो बेगार जो प्रथा जो वृष्टि है वो भी गुप्तकालीन आय का जो एक प्रमुख स्रोत है वो कहा जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम गुप्तकालीन जो अधिकारी वर्ग की बात करते हैं तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्य काल में था। मौर्य काल में एक विकसित अधिकारी वर्ग का उल्लेख मिलता है, लेकिन गुप्त काल के अंदर अधिकारी वर्ग की इतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि सामंतों की सहायता से वो कार्य हो जाता था। और गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी कुमारबात्य होते थे और राजा उनके अपने प्रांत में नियुक्त उन्हें करता था और एक तरह से उन कुमारबात्यों को नगद वेतन मिलता था। और एक तरह से जो प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं थी, अनेक पदों का प्रभार एक व्यक्ति को सौंपा जाता था और पद वंशानुगत हो गए थे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन पदों पर राजकीय नियंत्रण थोड़ा शिथिल हो गया था। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की थी कि राज्य है वो भुक्तियों में बटा हुआ था। भुक्ति पर एक ऊपरी के प्रभार में रहती थी। भुक्ति कई विषयों में था, विषय को विषयपति कहते थे और प्रत्येक विषय वो वीथियों में बांटा गया था। वीथ्य है वो ग्राम में विभाजित था और ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। वो ग्राम का मुखिया होता था, वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से वो काम करता था। और नगर प्रशासन मैंने आपको बताया कि व्यवसायों की जो श्रेणी थी उसकी सहायता से नगर प्रशासन वो चलता था। और जो श्रेणियाँ हैं वो न्याय व्यवस्था करने के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। मालवा के मंदसौर और इंदौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी का खास महत्व था। बुलंदशहर की जो तेलियों की श्रेणी है वो भी विशिष्ट थी और श्रेणियों को कई प्रकार की छूट दी गई थी और श्रेणी
अपने सदस्यों की विभिन्न मामलों की देखभाल करती थी। श्रेणी के अधीन नियम कानून और होता था, और इन नियम कानून का उल्लंघन करने वालों को है वो सज़ा दी जाती थी। तो एक तरह से हम कहें कि भूतकाल के अंदर एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सामंत प्रथा है, उसका बोलबाला हो गया था। और सामंत है वो एक प्रकार से क्या है कि राजा के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर के सम्मान निवेदन करते थे, नजराना चढ़ाते थे, विवाह हेतु अपनी कन्याएं हैं वो समर्पित करते थे, और बदले में उन्हें है अपने क्षेत्र पर अधिकार करने का शासन पत्र, या जिसको सदन कहते थे, सनद कहते थे, उनको मिलता था। और एक तरह से गरुड़ छाप वाली राज की मोहर है वो अपने शासन पत्रों पर इन सामंतों को है वो लगानी पड़ती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो एक प्रकार से जो ग्राम अनुदान जो एक तरह से की प्रथा बढ़ी, और ब्राह्मणों को और अधिकारियों को जो ग्राम अनुदान देने की जो प्रथा थी, भूमि अनुदान देने की प्रथा थी, उसके कारण से एक तरह से जो सामंत प्रथा है वो एक उसका प्रसार है वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि जो 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 ये भूमि अनुदान जो ग्राही है वो एक प्रकार से क्या है कि उनको विभिन्न प्रकार के जो अधिकार है वो दिए गए, और इसलिए अब मौर्यों की भांति है गुप्तों को एक विभिन्न अधिकारी बड़ा अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं हुई। और एक तरह से क्या है कि अधिकारी वर्ग है अब गुप्त साम्राज्य के बड़े पैमाने पर जो आर्थिक कार्यकलाप है उसमें संलग्न नहीं थे। और एक तरह से नगर प्रशासन है, जैसे मैंने बताया कि शिल्पियों और श्रेणियों की सहायता से है वो हो जाता था, इसलिए अधिकारी वर्ग की आवश्यकता नहीं हुई। तो गुप्त काल के अंदर है वो मौर्य काल की तरह लंबा चौड़ा जो प्रशासन तंत्र नहीं था, वो नहीं उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जो कई दृष्टियों से गुप्तों की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो सामंत प्रथा पर आधारित थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर है वो गुप्त शासकों ने है वो एक विकसित जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका गठन किया। और इनकी जो आय का जो प्रमुख स्रोत है, जैसे मैंने आपको बताया भूमिकर थे, भूमिकर के अलावा है वो कई प्रकार के कर थे। भूमि को भी उन्होंने कई प्रकार के भागों में बांटा था, जैसे नाल, खेती भूमि को नाल कहते थे, पड़ती भूमि को खिल कहते थे, बस्ती वाली भूमि को वास्तु कहते थे, अपरत भूमि को, बिना जोती भूमि को अपरत कहते थे, और जिसमें सरकार को कोई आय नहीं होती थी उसको अप्रदा कहते थे। तो इसके भूमिकर के अलावा है वो जो भोग भाग और उद्रंग है वो एक जो जो है उसके अतिरिक्त एक दूसरा जो कर ऊपरी कर था जो राजा की जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए है जो सामान होता था उस पर है वो लिया जाता था। तो इसके अलावा है जो एक तरह से राज्य को है वो व्यापार वाणिज्य से भी है वो आय होती थी, और जो सिंचाई है पर जो अर्थदंड है सामंत राजाओं से है वो कर है, उपहार है आदि राज्य की आय का वो प्रमुख स्रोत था। तो इस काल के अंदर व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय है वो पहले की अपेक्षा घट गई थी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य उतना नहीं रहा था जितना कि मौर्य काल में था या उत्तर मौर्य काल में था। तो इस काल में रोम से होने वाला जो व्यापार है वो काफ़ी घट जाता है, और जो एक तरह से रोमन साम्राज्य से होने वाला जो आया इस काल का जो हूण आक्रमण होता है उसके कारण से समाप्त हो जाता है। तो इस जो भारतीय व्यापारी जो दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापार करते थे वो भी उनका उतना ध्यान नहीं गया था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया से अनेक जो भारतीय व्यापारी केंद्रों की जो स्थापना हुई थी, इस कारण इस क्षेत्र में व्यापार से होने वाले आय के काफ़ी बड़े भाग पर भारत के हाथ से वो निकल जाता है। तो व्यापारिक समृद्धि का जो युग ईसा की 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था उसका एक तरह से समापन है वो गुप्त युग के अंदर हो जाता है। तो उत्तर मौर्य व्यापार वाणिज्य की अपेक्षा, व्यापारिक करों की अपेक्षा इस काल के अंदर इस कारण से हमें जो भूमि कर है वो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि इस काल के अंदर व्यापार वाणिज्य कम हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो भूमि पर जो निर्भरता है वो एक तरह से बढ़ गई थी। तो गुप्त काल के अंदर भूमि पर निर्भरता वो बढ़ती हुई हमें दिखाई है वो देती है। तो राजस्व जो राज्य की आय के लिए है वो एक प्रकार से वो भूमि की निर्भरता है वो हमें गुप्त काल के अंदर बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों ने है वो एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का जो गठन किया, और
उसके उसके द्वारा उसने एक विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से वो संचालित करने के अंदर वो सफल रहे। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली और उसकी उपलब्धियों के विषय में हमारे पास विस्तृत सामग्री है, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र और प्रांत दोनों की प्रशासन व्यवस्था थी वो एक तरह से समृद्ध थी। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुसंगठित होने के साथ साथ उनमें कई दोष भी थे, जिसके कारण से है वो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे ऊपरी के अत्यधिक अधिकार दे दिया गया था और अत्यधिक एक तरह से सुविधा देने के कारण से वो एक तरह से है वो विद्रोही बन गए थे और उन पर है वो एक तरह से नियंत्रण है, जो केंद्रीय शासक का नियंत्रण वो कम हो गया था। इसलिए गुप्त शासक के कमज़ोर होते ही उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और इसके अलावा जो गुप्तों ने जो सामंती व्यवस्था को अपना करके अपने बीज वो खुद बो दिए थे। तो सामंती राज्यों की उपस्थिति ही जो केंद्रीय शासन की जो एक तरह से पतन का है वो कारण बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो विशृंखलित और विनाश होने का जो प्रमुख कारण था, जो हूण आक्रमण से जो अधिक है गुप्त सामंतों द्वारा है, गुप्त शासकों द्वारा जो सामंत प्रथा को है वो प्रोत्साहन देना है, वो एक प्रकार से गुप्त साम्राज्य के जो पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है वो मान सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।